जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 12th मैथ और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो 10.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक देखे थे। आइए आज जो है 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज जो है 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 11 से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कब जो है सदिश कोलिनियर यानी संरेख होता है, उसके लिए क्या शर्त है, और त्रिभुज का जो सदिश नियम है वह क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी कहा जाए कि संरेख सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे? संरेख। तो इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए एक शर्त है। देखिए, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब भी कहे कि दर्शाइए कि सदिश यह जो है और यह सदिश, यानी ये दोनों सदिश जो है क्या है, तो संरेख है। तो संरेख के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेक्टर ए बराबर आ जाए वेक्टर बी के, तब भी क्या है? संरेख है। या वेक्टर ए यहाँ पर 2 वेक्टर बी के आ जाए, यानी वेक्टर बी का दुगुना आ जाए वेक्टर ए, तब भी क्या है? संरेख है। ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ जाए तब भी क्या है? संरेख है। तो अब यहाँ पर आपको या लैम्डा कभी कभी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वेक्टर ए के इंटू वेक्टर बी, जहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर इस तरीके से भी आ जाए तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या होंगे? तो संरेख हो जाएंगे। या वेक्टर ए और लैम्डा वेक्टर बी, तब भी क्या है? तो ये संरेख है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा, हमें उम्मीद है। देखिए, अब आपको यहाँ के बाद में क्या ध्यान देना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, हर एक क्वेश्चन को आप एकदम डीपली उसको पकड़े और समझें। पकड़ने का मतलब कि उसका जो कहने का थीम है उसको पकड़ ले कि आखिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना जो है संरेख है। तो कुछ नहीं करना है, ये बस 2 गो आपको सदिश देख रहे हैं ना, यानी 2 वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहा है। अरे भैया, तो वेक्टर ए को यानी पहला वाला को वेक्टर ए और दूसरा वाला को वेक्टर बी मान लीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे ही आप यहाँ पर लिखिएगा वेक्टर ए 2i माइनस 3j और प्लस में 4k, के कह रहे हैं आई मतलब आई कैप, जे मतलब जे कैप और के मतलब के कैप। और वेक्टर बी जब लिखिएगा कितना? 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप। एक को वेक्टर ए और दूसरा को वेक्टर बी। अब इतना जब आप देख रहे हैं तो बस हो गया, बन गया। करना क्या है कि अब देखिए, थोड़ा सा पकड़िए, ये थोड़ा सा थीम को पकड़िए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 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 देखिए, ये वेक्टर बी जो लिख रहे हैं ना, एकदम सही लिख रहे हैं, लेकिन कहेंगे कि आप यहाँ से -2 को कॉमन कर लीजिए। कितना को कॉमन कर लीजिए? -2 को। तो ये हो जाएगा 2i कैप, फिर ये माइनस कॉमन है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 3j कैप, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप। अब इतना जब आप समझ रहे हैं तो आगे का आप कहानी बताइए। वेक्टर बी और यहाँ पर -2 और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
2i माइनस 3j प्लस में 4k। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए 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 देखिए, यानी 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस में 4k, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो -2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए। अब इसी को आपको ध्यान देना है जी। हम बोले हैं ना कि जब जो है वेक्टर ए वेक्टर बी का लैम्डा गुना आ जाए। अब लैम्डा गुना कहने का मतलब चाहे -1 गुना, चाहे -2 गुना, चाहे -3 गुना, चाहे माइनस कितना 4 गुना, या आपको 1 टाइम्स आ जाए, -1 टाइम्स आ जाए, -2 टाइम्स आ जाए, -3 टाइम्स आ जाए, -4 टाइम्स आ जाए, तो आप उसको कह सकते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। अर्थात और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? कॉलिनियर वेक्टर है। ये संरेख वेक्टर है, यानी संरेख सदिश है, कॉलिनियर सदिश है। समझ गए ना? आइए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे। इसीलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रुकिए ठहरिए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर्स। इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है संरेख सदिश हैं। क्या है? संरेख सदिश है। ये सिद्ध करना था ना, तो हम लोग तो सिद्ध कर दिए। हम लोग क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड, दैट्स प्रूव्ड। तो यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आइए अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरीके से मक्खन आपको क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इसको सही करते हैं और कितना जल्दी सही करते हैं। ये थीम जो है आपके अंदर है, ये ऊर्जा जो है आपके अंदर है। बस आपको एकदम से दम लगाना है और क्वेश्चन को पहचानना है, फिर बनाना है, फिर आपकी अपनी पकड़ होगी। आइए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, 12। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 है और देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सदिश इतना की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पर 2 ठो होता है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन ऐसे सुनते हैं ना कि ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दीजिए, समझ गए ना? डायरेक्शन मतलब ज़्यादा दिशा निर्देश नहीं दीजिए। डायरेक्शन एक कोसाइन होता है, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। देखिएगा एक क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है और एक क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। पहल का डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा का डायरेक्शन रेशियो। फर्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड सेकेंड डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए, अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसमें को कहते हैं, क्या बोलते हैं? दिक्, दिक्, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ना दिक् कोसाइन, कोसाइन का कोसाइन होता है कोसाइन, ठीक है। और इसको किससे सूचित करते हैं? इसको किससे सूचित करते हैं? DC'। और इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो को दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक् अनुपात बोलते हैं। और इसको सूचित करते हैं DR'। और इसको DC'। तो जब भी कहीं लिखा जाएगा DC', तो समझिएगा, क्या समझिएगा? डायरेक्शन कोसाइन समझिएगा।
और जहाँ कहीं भी लिखा जाएगा DR'S तो आपको क्या समझना है, डायरेक्शन रेशियो समझना है। ये आपको यहाँ पर अब निकालना है। कैसे निकालना है तो इसी को हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है जी। और इस तरीके से हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। देखिए क्या निकालना है बताइए, दिक कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन के लिए क्या आपको याद रखना है, जैसे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक वेक्टर मान लेते हैं। कोई भी आप वेक्टर मान सकते हैं, वेक्टर ए मान सकते हैं, वेक्टर बी मान सकते हैं, वेक्टर सी, मतलब आप जो उसका नाम देना चाहे एक नाम दे सकते हैं कि यह फलाना वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर का ये नाम है, एक नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह वेक्टर दिया गया है, इसको हम वेक्टर ए दे देते हैं, i कैप 2j कैप 3k कैप। और निकालना क्या है, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन के लिए आपको याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है कि वेक्टर ए होगा और इसी का क्या निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले जो है आप इसका मॉड निकाल लीजिए, वेक्टर ए का परिमाण कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, और k के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये ऐड कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, इसको जब ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना होगा, ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, रूट 14 यानी 14 हो जाएगा, रूट अंडर 14 रूट 14। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो होगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा और एक हो जाएगा कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटा में क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी बटा में क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सारे के सारे रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर में होंगे। तो इसी को हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है, क्या क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो पहले यहाँ पर कितना है, 1 है तो 1, और मॉड ऑफ ए कितना है अर्थात ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रूट में कितना है, रूट 14 है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 बाटा में रूट कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 बाटा में रूट अंडर 14। तो दिक अनुपात, सॉरी यहाँ पर दिक अनुपात क्या लिखा है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कितना हो जाएगा, 1 बाटा रूट 14, 2 बाटा रूट 14, 3 बाटा रूट 14, यही क्या हो जाएगा तो दिक कोसाइन हो जाएगा, दिक कोसाइन हो जाएगा। और दिक कोसाइन को किससे सूचित किया जाता है, DC एपोस्ट्रोफी एस से जो है दिक कोसाइन को जो है डिनोट्स किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग कितने लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सही कर सकते हैं, चलिए एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को जो है सही कर सकते हैं। मतलब कितने लोग को जो ये पहले ही प्रश्न को देखते ही समझ में आ गया कि ये ऐसे बनेगा,
कितने लोग। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सिद्ध करना है, दर्शाइए कि सदिश इतना जो है ओ एक्स अर्थात एक्स अक्ष, ओ वाई अर्थात वाई अक्ष, ओ जेड यानी कि जेड अक्ष, ठीक है, जेड अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ ले लेते हैं, और प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रमाण होता है। तो प्रमाण में कुछ लीजिएगा तब न सिद्ध होगा जी। चलिए इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस अल्फ़ा, अर्थात क्या? ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर निकालेंगे कॉस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस गामा, सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक बात जो है यहाँ पर क्या ध्यान देना है, एक बात जो है यहाँ पर क्या ध्यान देना है? तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ए कहने का मतलब यह ए है, बताइए तो कितना है? 1 है। और उसी तरीके से बी बताइए यहाँ पर कितना है? 1 है। और उसी तरीके से सी यहाँ पर 1 है कि नहीं? अरे है ना। अब कहेंगे कि थोड़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अरे तो हो गया। ये देखिए इस सब में आप रूट अंडर लगाइए, है कि नहीं? और ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इतना तो आप कॉम्प्लिकेटेड जो है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, है कि नहीं? इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, अभी भी जानते हैं, आगे भी जानेंगे, है कि नहीं? बस अपने आप को जो है परिस्थितियों के साथ ढालना होगा यदि आपको कुछ बेहतर करना होगा तो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर सब जगह वहीं है, 1 स्क्वायर, ये सब जगह वहीं हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया तो ये आप खुद जानते हैं जी, आगे की प्रक्रिया तो आप खुद जानते हैं, है कि नहीं? क्या जानते हैं? तो ये जब सबको ऐड कीजिएगा तो ये √3 ही आएगा। ये पर साल भी आया था, मतलब लास्ट ईयर भी आया था, तो इस साल भी अइबे करेगा। अब सब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3, सब कितना आ गया? 1/√3। अब एक बात बताइएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आइएगा देखिएगा, एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा कि कॉस अल्फ़ा बराबर में 1/√3 और 1/√3 यानी 1/√3, ये जो है तीनों जो है इक्वल आ गया ना। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चूँकि कॉस अल्फ़ा बराबर में कितना आया है? 1/√3 आया है। जब यहाँ से अल्फ़ा का मान बताइएगा, अल्फ़ा एंगल है, तो कॉस इन्वर्स 1/√3 होगा। देखिएगा यहाँ पर चूँकि कॉस बीटा का मान कितना है बताइए? 1/√3, तो बताइए बीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स 1/√3। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस गामा का मान कितना है? तो 1/√3 है। कितना है? √3 है। तो जब आप यहाँ से बताइएगा गामा का मान, तो कॉस इन्वर्स 1/√3। तो अल्फ़ा जो है एक्स अक्ष के साथ, ठीक है, OX, OY, MOZ के साथ जो है बराबर झुका हुआ है, ये दिखाना है। तो ये हो गया एक्स अक्ष के साथ झुका है, ये वाई अक्ष के साथ बीटा, और गामा जो है जेड अक्ष के साथ। तो
तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है। अर्थात यानी यह जो वेक्टर है यह अक्ष ओ एक्स यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो है बराबर झुका हुआ है, और इसको हम लोग सिद्ध कर दिए, मतलब प्रूव्ड हो गया है कि नहीं, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद देखना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप एक बार ऐसे पढ़े होंगे, आपको याद होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ये वेक्टर से रिलेटेड है। 10th क्लास में आप सेक्शन फार्मूला को पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र को पढ़े होंगे, जिसमें अंत विभाजन भी होता है और बाह्य विभाजन भी होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, तो आप अंत विभाजन के बारे में भी पढ़े होंगे, बाह्य विभाजन के भी बारे में पढ़े होंगे सेक्शन फार्मूला में, यानी कि विभाजन सूत्र में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि वही तो पढ़ना है, लेकिन अगर आपको याद होगा अंत विभाजन होता था तो प्लस प्लस होता था, और बाह्य विभाजन होता था तो माइनस माइनस होता था। यहाँ पर भी वही ध्यान देना है। अगर अंत विभाजन कहेगा तो प्लस प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जैसे ही कहेगा बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं ये देखने की बात है, और ज़्यादा घबराइए नहीं। अब 15 हो गया, 16 काम खत्म, 17 तक, और 18 19 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इन सारे क्वेश्चन पर जो है आपको कमांड हो जाएगा, तो 10.2 इज़ द फाइनल। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन को जो है अपनी पकड़ में कर लेते हैं, मात्र और सिर्फ एक बार की जो है आपको यहाँ पर ध्यान देने में। कितने लोग जो है अपने दिमाग में जो है इस प्रकार के प्रश्न को जो है कंसंट्रेटेड कर लेते हैं। मात्र एक बार ध्यान दीजिए और एक बार में जो है कंसंट्रेटेड होकर के हर एक बातों को जो है कवर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, थोड़ा एक बार जो है अपनी दृष्टि डाल लीजिए इस क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है कि आपको अंत विभाजन निकालना है और बाह्य विभाजन निकालना है, मतलब अंत विभाजित हो रहा है, बाह्य विभाजित हो रहा है। तो आर का स्थिति सदिश जो है ज्ञात करना है। बिंदुओं इतना यानी बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत बाहा यानी अंत अंदर बाहर विभाजित करने वाली बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर बोला गया है अंत विभाजन के लिए। तो मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर आपको जो है P है और यहाँ पर क्या है Q है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा I 2J और -K, ये P के लिए हो गया, और Q के लिए हो गया I J और फिर यहाँ पर K। इसको हम मान लेते हैं वेक्टर A और इसको मान लेते हैं वेक्टर B। ठीक है, और इसके बीच में इसके बीच में R जो है क्या, R वह क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कितना के अनुपात में, तो इधर 2 और इधर 1। ठीक है, तो इसी R सदिश का स्थिति सदिश निकालना है, यानी R का जो है स्थिति सदिश ज्ञात करना है। किसके लिए, अंत विभाजन के लिए। किसके लिए, अंत विभाजन के लिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि R का स्थिति सदिश, ठीक है, वेक्टर R का स्थिति सदिश, वेक्टर R का स्थिति सदिश
ठीक है, समझ गए। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर, और यहाँ पर लिखेंगे तो याद रखिएगा MB NA बटा M प्लस में N। तो वेक्टर आर, M कहने का मतलब 2, B कहने का मतलब क्या, I कैप माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, फिर प्लस N कहने का मतलब ये होता है M और ये होता है N। आप लोग जानते हैं ना, M1 M2 आप लोग पढ़े होंगे वहीं से। N का कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पर फिर हो जाएगा A कहने का मतलब I कैप 2J कैप माइनस K कैप, हो गया। M प्लस N 2 प्लस 1, तो ये होगा वेक्टर आर। नीचे तो 3 हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप प्लस I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। और आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, I कैप माइनस में और यहाँ I कैप प्लस में, माइनस I कैप 2J कैप और यहाँ पर 2J कैप 4J कैप, ठीक है, 4J कैप, फिर 2K कैप और यहाँ पर -1K कैप, घटेगा तो 1K कैप होगा। और आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वेक्टर आर -1/3 I कैप, फिर प्लस 4/3 J कैप, फिर प्लस 1/3 K कैप। ये क्या हो जाएगा, आर का स्थिति सदिश। आर का स्थिति सदिश किस रूप के लिए, तो याद रखिएगा अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य विभाजन के लिए। ये तो था अंतः विभाजन के लिए, अब आगे देखते हैं बाह्य विभाजन के लिए। चलिए आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं। देखिए चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बाह्य विभाजन को, मतलब जब बाह्य विभाजित होता है तो अब यहाँ पर क्या ध्यान देंगे बताइए। बाह्य यानी बाह्य विभाजित जब करता है तब आर का स्थिति सदिश निकालना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा P, यहाँ पर रहेगा Q। P का कितना हो जाएगा जी, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। Q का कितना होगा, -I कैप प्लस J कैप और फिर प्लस K कैप। इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर A और इसको बोलेंगे वेक्टर B, ठीक है। चलिए इसको वेक्टर A और इसको वेक्टर B बोलेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसके बाद आपको यही ध्यान देना है। देखिए ई कहता ये कहता यदि कि अंतः विभाजन तो अंदर ही विभाजित कर देते, लेकिन यहाँ पर तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो ये माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा है कि बाह्य विभाजन करे तो करे कैसे, करे तो करे कैसे। तो याद रखिएगा जब कहेगा ना बाह्य विभाजन तो आपको ऐसे इधर मान लेना है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर 2:1 है। इसी को आप M कहिएगा, इसी को N कहिएगा। ये बाह्य विभाजित हो रहा है, मानना पड़ता है कि नहीं। आइए अब आर का स्थिति सदिश हम लोग देखते हैं। तो कुछ नहीं कीजिए, बस कुछ नहीं कीजिए। जब अंतः कहता था तो प्लस, जब बाह्य कहेगा तो माइनस। जब अंतः कहता था तो प्लस और जब बाह्य कहेगा तो माइनस, जब बाह्य कहेगा तो माइनस।
जब अंतः कहेगा तो प्लस, जब बाह्य कहेगा तो माइनस। जब अंतः कहेगा तो प्लस, जब बाह्य कहेगा तो माइनस। देखिए ये देखिएगा, ये पूरे बारीकी से देखिएगा तो यहाँ पर एम बी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एन ए और बटा एम माइनस एन, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। आई तो आप लोग जानबे करते हैं कि एम कहने का मतलब 2। ये देखिएगा एम कहने का मतलब कितना 2 और बी कहने का मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। हो गया। यहाँ पर माइनस है माइनस और यहाँ पर क्या है एन यानी कि 1 है। बताइए यहाँ पर ए यानी कि आई कैप फिर 2j कैप और माइनस के कैप। एम कहने का मतलब 2 और एन कहने का मतलब 1। तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा तो 1 होगा और 1 नीचे छुप जाएगा। खैर कोई बात नहीं। -2i कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पर प्लस 2k कैप। ये गुणा होगा तो -i कैप, फिर ये हो जाएगा 2j कैप, फिर ये हो जाएगा -k कैप। अब ये जो है 1 तो नीचे छुप जाएगा, 1 नीचे छुप जाएगा तो वेक्टर r 2i कैप 2j कैप 2k कैप -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर r 2i कैप माइनस में और यहाँ पर i कैप माइनस में, 3i कैप 2j कैप और यहाँ पर 2j कैप। ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में। जय हिंद जय भारत होगा यानी कट जाएगा 0j कैप। और फिर ये बताइए 3i कैप और 1i के सॉरी 2j कैप अरे 2k कैप और 1k कैप। तो 2 गो के और 1 गो के कितना हो जाएगा 3k, मतलब 3k कैप। हो गया। तो इसी को आप लोग 0 वाला हटा भी सकते हैं तो 3i कैप प्लस 3k कैप। ये जो है r का स्थिति सदिश हो जाएगा, r का स्थिति सदिश हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और वह क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग बना पाते हैं, ये देखने की बात है। तो इस तरीके से आप जो है ना वेक्टर को धीरे 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 चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जो है आपका भी जो है वेक्टर में जो पकड़ है बढ़ते 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 बढ़ते, देखते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 एक तरीके से सीधे सीधे मोटा माटी समझ जाइए। साधारण तौर पर एक जो होगा सिंपल ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 नहीं बल्कि 16। चलिए तो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 2 बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो देखिए मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या है बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर मानते हैं कि P है और यह क्या है Q है। तो इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो 2i कैप होगा, फिर 3j कैप होगा, 4k कैप होगा और Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। इसी को वेक्टर A कह देंगे और इसको जो है वेक्टर B कह देंगे। हो गया, हो गया। और कह रहा है मध्य बिंदु,
यानी मध्य बिंदु कहने का मतलब यहीं पर कोई मान लेते हैं आर बिंदु जो है मध्य में है। और मध्य में कहने का मतलब क्या, बीचों बीच, यानी इधर भी एक होगा और इधर भी, यानी यह जो है 1:1 के अनुपात में PQ जो है विभाजित हो रहा है। और मध्य बोला है तो मध्य बिंदु यानी कि अंतः विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतः। इसी को हम लोग बोलेंगे M, इसी को बोलेंगे N बोलेंगे। क्या बोलेंगे, N बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए R का स्थिति सदिश निकालना है जी। सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें, ठीक है, यानी R का, तो वही ना होगा, याद है ना। MB बनाने के बहुत सारे मेथड है, और जो मेथड आसान लगे उसी से आप बना दीजिए। इसके बनाने के और भी बहुत सारे मेथड है कि नहीं। जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, वो भी आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर लिखे थे MB प्लस में NA और बाटा में M प्लस में N। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ से आगे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए यहाँ से आप लोग जो है आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। देखिए ई पहले M प्लस N यानी M1 N1, तो 1 + 1, M यानी कि 1, और B कहने का मतलब क्या, 4i कैप, फिर j कैप, 2k कैप, प्लस N कहने का मतलब 1, और A यानी कि 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। अब वेक्टर R बताइए कि नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 मैंने 4 1 जा 4, फिर j, फिर माइनस 2k, फिर यहाँ पर होगा 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। हो गया। वेक्टर R 2, 4i कैप और 2i कैप, 6i कैप, j और यहाँ पर 3 यानी कि 4j कैप, माइनस 2 कैप और 4k कैप यानी कि 2k कैप। ठीक है ना। अब सबको जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3i कैप, ये हो जाएगा 2j कैप, और ये हो जाएगा 1k कैप। कितना हो जाएगा, 1k कैप। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। और यहीं क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना को, 17। कितना, 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, थोड़ा बारीकी से समझिएगा हर एक बात। 17 में इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि दर्शाइए कि बिंदु ABC इनके स्थिति सदिश इतना इतना और इतना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज तो पहले बना लीजिए आप, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। हो गया। अब यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कब होगा बताइए। आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं पाइथागोरस पर में से, कि यदि AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो समझिए AABC जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पर बताइए A का स्थिति सदिश कितना है, 3i कैप, 4j कैप, फिर माइनस 4k कैप। B का कितना है, तो यहाँ पर 2i कैप,
फिर जे कैप, फिर के कैप। सी का कितना है, आई कैप, फिर -3 जे कैप और -5 के कैप। ये स्थिति सदिश है। ये क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है। क्या है, स्थिति सदिश है। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि जब आप ए बी निकालिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए, आपको याद है ना, ए बी जब निकाला जाता है तो क्या, ए बी कहने का मतलब ये ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी इजकल टू बाद वाला में से पहले वाला, यानी ओ बी में से ओ ए घटा देंगे। और ओ बी कहने का मतलब क्या बताइए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसमें से घटा देंगे ओ ए कितना है 3i कैप, यानी ये है, फिर -4 जे कैप, फिर 4 के कैप। ये घटाइए कितना होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप -3i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये कितना आएगा, तो 2i कैप और यहाँ पर है -3 जे कैप, 3i कैप, ये हो जाएगा -i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 जे कैप, यानी 3 जे कैप, के कैप और 4 के कैप, ये हो जाएगा 5 के कैप। ये क्या निकला बताइए, क्या निकला बताइए, ये निकला आपको ए बी। जब इसका मॉड कर देंगे, ठीक है, अर्थात ए बी क्या निकलेगा, तो आई के साथ में -1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका 9 होगा और इसका 25 होगा, तो 25 10 कितना हो जाएगा, √35 होगा। कितना होगा, √35 होगा। अरे हो गया, ए बी निकाल लिए, फिर बी सी निकाल लीजिए। तो बताइए वेक्टर बी सी इजकल टू, बताइए वेक्टर बी सी इजकल टू क्या होगा, तो यानी ओ सी में से घटा दीजिए ओ बी। अब ओ सी कहने का मतलब ये है आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप, -5 के कैप, फिर माइनस ओ बी कहने का मतलब ये 2i कैप जे कैप के कैप, आई कैप -3 जे कैप 5 के कैप -2i कैप प्लस जे कैप और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कैप। ये देखिए आई कैप और यहाँ पर -2i कैप -i कैप -3 जे कैप प्लस 1 जे कैप -2 जे कैप, 5 के कैप माइनस में और यहाँ पर 1 के कैप माइनस में, -6 के कैप। वेक्टर बी सी निकला, तो इसी को मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, अर्थात इसी को आप बी सी बोल सकते हैं। कितना होगा, -1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 4 यहाँ पर 36। तो ये कितना होगा बताइए, 36 40, एक रूट हो जाएगा 41। हो गया कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट है। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो इसीलिए वेक्टर ए सी, तो बाद वाला ओ सी में से घटा दीजिए ओ ए, है कि नहीं। तो ओ सी कहने का मतलब क्या बताइए, आई कैप 3 जे कैप -के कैप, इसमें से घटाना है ये वाला।
3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। ये i कैप है, फिर 3j कैप है माइनस 5k कैप है। ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और फिर प्लस 4k कैप हो गया। तो i कैप और यहाँ पर माइनस 3i कैप, ये हो जाएगा माइनस 2i कैप, माइनस 3j कैप और यहाँ पर प्लस 4j कैप, ये हो जाएगा 1j कैप, माइनस 5k कैप और यहाँ पर है 4k कैप। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस k कैप। समझ रहे हैं? चलिए 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 अब इसको हटा देते हैं या इसको रहने देते हैं। चलिए रहने ही देते हैं। तो AC वेक्टर AC इतना निकल गया। जब इसका मॉड निकालेंगे अर्थात इसी को हम लोग AC बोलेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को आप √6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आप कितना लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पर आया है √6, एक √41, एक √35। तो बड़ा कौन है, ये है यानी BC। जब BC का स्क्वायर कीजिएगा तो वह किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर के। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर AC कितना आया है, 6। समझ रहे हैं ना? अर्थात एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये मानने में भी इधर उधर हो गया है तो खैर उससे कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना है, या इसको हटा ही देते हैं। देखिए देखिए ये हो गया। यहाँ पर देखिए √41 है, वह बराबर हो जाएगा √35 और प्लस में √6 के। तो इधर स्क्वायर लगाइएगा तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो √35 का स्क्वायर 35, √6 का स्क्वायर 6, तो 35 6 41 और √41 का स्क्वायर 41। अर्थात ये आ जाएगा 41, इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 35 प्लस में 6, इधर भी 41। तो बराबर की इधर भी 41, बराबर की इधर भी 41, यानी ये लिख सकते हैं। तो ये √41 किसका है, √41 किसका है, BC का है। तो यहाँ पर लिख देंगे BC स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में क्या है, 35, √35। तो √35 किसका है, AB का है, तो AB स्क्वायर। और √6 किसका है, AC का है, तो इसीलिए AC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, BC का स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ B लगा देते हैं, यहाँ पर B लगा देते हैं और यहाँ पर A लगा देते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं ये फिगर को, लेकिन आपको याद रखना है, वैसा आप इसको समझ रहे हैं। फिगर में वहाँ पर आप इधर उधर चेंज करके लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के कंडीशन आए कि त्रिभुज का कोई दो भुजा का स्क्वायर और तीसरी भुजा जो बड़ी है इसके स्क्वायर के बराबर, यानी त्रिभुज के किसी त्रिभुज का कोई दो भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो, मतलब इन दोनों भुजा का स्क्वायर का योगफल ये तीसरी जो भुजा है इसके
स्क्वायर के बराबर हो, इन दोनों के यानी ये त्रिभुज के 3 भुजा है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोई 3 भुजा है, उसमें से त्रिभुज के कोई 2 भुजा का वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, स्क्वायर के बराबर हो, तो यह किस प्रकार के त्रिभुज का साइड समझे जाएंगे? तो याद रखिएगा, ये समकोण त्रिभुज के साइड समझे जाएंगे। अर्थात ये क्या है, ये क्या है बताइए? बिंदु जो है ABC, ठीक है, ये त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के क्या है? तो शीर्ष हैं। कौन? इसलिए ABC, इसलिए बिंदु ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के क्या है? तो शीर्ष हैं। और ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया ना। चलिए, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 को हम लोग देख लिए। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, 18 को देखते हैं। चलिए या यहाँ पर आपको हम बना ही देते हैं, ये जो है 1 मिनट रुकिए, बना ही देते हैं। देखिए BC स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा A। तो A का कितना है? 3i कैप 4j कैप 4k कैप। फिर B का है 2i कैप, देख रहे हैं ना, उसका स्थिति सदिश लिख रहे हैं, -j कैप फिर k कैप। और C का कितना है? C का है i कैप 3j कैप -5k कैप। हो गया। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? BC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB के स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर। तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन? ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यदि इतना आ जाता है तो ABC जो है किसके? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टोटली। चलिए, हो गया। आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। एक बात याद है, आपको मालूम होगा भी, कि तेरे नाम से सुरूर तेरे नाम पे ख़त्म। तो पूंछ से शुरू और पूंछ कहने का मतलब टैल, और हेड कहने का मतलब सिर मतलब तीर। तो जहाँ पर तीर देखिएगा वो हो जाएगा हेड, और जहाँ पर तीर नहीं मिलेगा वो हो जाएगा क्या? टैल मतलब पूंछ, ठीक है। देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि मूड़ी वाला मूड़ी से और पूंछ वाला पूंछ से, हेड वाला हेड से, टैल वाला टेल से यदि मिलेगा तो समझिएगा यही रिजल्टेंट है, यही परिणामी है। अर्थात आपसे पूछा जाए, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा जी, ये देख रहे हैं, बताइए, इसका हम नाम वेक्टर A, इसका नाम वेक्टर B, इसका नाम वेक्टर C, ठीक है। तो बताइए, जो इसका हेड वाला हेड से मिलेगा, टेल वाला टेल से मिलेगा, पूंछ वाला पूंछ से मिलेगा, मुड़ी वाला मुड़ी से मिलेगा, उसी को लीजिएगा।
तो इसका मूड़ी वाला मूड़ी से मिल रहा है, पूँछ वाला पूँछ से मिल रहा है, इसी का इसका मूड़ी मूड़ी से मिल रहा है, पूँछ पूँछ से मिल रहा है, तो इसी को ले लीजिए, अर्थात वेक्टर ए को ले लीजिए, बस बराबर कर दीजिए। और जो 2 ठो बच गया ना उसी को अब यहाँ पर लिख दीजिए, बस बन गया कथा कहानी। अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हम आपका समय का ही लिए लेंगे, नहीं लेंगे जी, क्योंकि आप लोग पहले से जानते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी को थोड़ा और इसको डायलेक्ट में लिखते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पर इसका नाम हम ए दे देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो देखिए देखिए देखिए, अरे पूँछ वाला पूँछ से मिल गया, मूड़ी वाला मूड़ी से, हेड वाला हेड से, टेल वाला टेल से, तो यानी इसको ए बी को ले लीजिए, ए बी तो बच गया 2 ठो, एक ठो ये बच गया, एक ठो ये, तो यहाँ से इसको ले लीजिए ए सी और इसको ले लीजिए सी बी, ठीक है, बी सी नहीं लीजिएगा, सी बी। इतना समझ रहे हैं, इतना समझ गए। तो आइए अब क्वेश्चन पर आइए, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर चला जाए। देखिए इसमें आपको बताना क्या है, इस पर थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करने की जो है आवश्यकता थोड़ा सा है, थोड़ा सा जो है आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ये देखिए पूरे ध्यान से कि इसका हेड हेड से मिल रहा है और इसी का टेल टेल से मिल रहा है, पूँछ पूँछ से मिल रहा है और मूड़ी मूड़ी से मिल रहा है, तो यानी इसी को ले लेंगे ए सी, वेक्टर ए सी। अब बच गया कौन, यहाँ पर एक ए से बी, वेक्टर ए बी, फिर बच गया बी से सी, तो इसी को कह देंगे वेक्टर बी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज का सदृश्य योग नियम। अभी उस पर हम ज़्यादा गहनता के साथ नहीं चलेंगे, इसे शॉर्टकट में आपको यहाँ पर टिक करने के लिए बताना है, आगे तो फिर हम लोग को पूरा विस्तारित रूप में जी देखना है। तो बताइए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, कहीं दिखाई दे रहा है, बताइए कहीं दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल, कहाँ है जी, ए सी ए सी ए सी ए सी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा थोड़ा इसको और तोड़ देते हैं, ए सी तो नहीं है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको थोड़ा इधर लेकर के जाते हैं, ए बी फिर बी सी और इसको ला दिए तो माइनस ए सी और इधर हो गया 0 वेक्टर। बताइए ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इससे यह मिल रहा है। यह कथन तो गलत नहीं है, मतलब सही है, और हम लोगों को खोजना है जो गलत हो अर्थात सही नहीं हो, सत्य नहीं हो, तो ये तो सत्य है। अच्छा इसी को थोड़ा 0 वेक्टर, यहाँ पर ए बी फिर बी सी और इसको माइनस में ए सी लिखे हैं तो प्लस में सी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस करेंगे तो ए सी से सी ए कर देंगे, ठीक है। तो अब खोजिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बताइए नहीं है? चलिए 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 चलिए, नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है इस रूप में बदल दिए, है कि नहीं, और इससे फिर इस रूप में बदल दिए, तो ये तो खैर है ही नहीं। चलिए इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। अब बताइए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था जी। अच्छा हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ये भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 वेक्टर, ये भी सत्य है, वो भी, यानी
ऑप्शन नंबर बी भी सत्य है, ऑप्शन नंबर ए भी सत्य है। ठीक है, एक और कंडीशन खोजिए। इसको थोड़ा सा जैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जीरो वेक्टर ए बी, ये प्लस में बी सी है तो माइनस में सी बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और प्लस में सी ए। बताइए, ए बी माइनस सी बी, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर जीरो वेक्टर, प्लस सी ए बराबर जीरो वेक्टर, यानी ये भी मिल गया। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, सत्य यही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ठो सत्य है तो सत्य यही नहीं है, क्योंकि ये माइनस सी ए नहीं आ सकता है, माइनस आया था तो ए सी ही आया था, सी ए नहीं आया था। ठीक है, सी ए प्लस में होगा जबकि यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, और आप लोग इसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा क्लास रहा, और इसके बाद जो है 10.3 यानी 10.3 को स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को जो है क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, चलिए, तो अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि इस एक्सरसाइज का 10.2 का 12th मैथ एनसीईआरटी और 10.2 जो है एक्सरसाइज, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर इसमें बताना है कथन सही नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए जो है इक्वल हो सकता है वेक्टर बी के, या वेक्टर ए लेमडा टाइम हो सकता है वेक्टर बी के। ठीक है, या वेक्टर बी लेमडा टाइम हो सकता है वेक्टर ए के। ये अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आता है तो वह क्या है? संरेख है। तो संरेख के लिए तो लेमडा वेक्टर बी लेमडा टाइम वेक्टर ए, यानी यह क्या है? ये तो सत्य है, असत्य नहीं है। यह कथन क्या है? सही है। ठीक है, और ये भी बोले थे आपको कि वेक्टर ए बराबर हो सकता है वेक्टर बी के, तो यहाँ पर समझिए प्लस है। तो वेक्टर ए जो है माइनस के भी बराबर हो सकता है, मतलब माइनस वेक्टर बी के बराबर हो सकता है, अर्थात वेक्टर ए बराबर हो सकता है प्लस माइनस वेक्टर बी के। तो वेक्टर ए बराबर हो सकता है प्लस माइनस वेक्टर बी के। अगर ऐसा भी कंडीशन आता है तो याद रखिएगा तब भी संरेख होगा, यानी वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि नहीं? चलिए आगे देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समानुपाती हो ही, समानुपाती नहीं भी है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ पर ये है वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी। तो ये तो अगर ऐसे है तो भले इनके समानुपाती जो घटक है क्रमागत समानुपाती वो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये कॉलिनियर है, संरेख है, अर्थात ये भी क्या है? तो सही है। अब तो ऑप्शन आप जानिए गए होंगे इस क्वेश्चन का सही करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, है कि नहीं? आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन कैसे होगा समझिए। दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, परिमाण अलग अलग है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मानते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो भले ही इनकी दिशा अलग अलग है लेकिन ये भी तो कोलिनियर है ना, समानांतर है, तो ये हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जोड़ दिया है कि दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है। ये तो हो गया विपरीत दिशा यानी असमान दिशा। यहाँ पर वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी, तो ये भी कोलिनियर है। अगर ऐसा आते हैं वेक्टर ए
और फिर यहाँ पर है इसे वेक्टर बी, तो ये भी कोलिनियर है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, सिर्फ जो ऐसा ही होगा ना वही कोलिनियर होगा, कि दिशा समान हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो। ऐसा होता है, दिशा इसका भी समान है लेकिन परिमाण सेम है, ये भी कोलिनियर हो जा रहा है। और ये कह रहा है कि ना 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 ना, सिर्फ वही कोलिनियर होगा जिसका दिशा समान हो और परिमाण अलग अलग हो, वही कोलिनियर होगा। अरे मानते हैं ये तो कोलिनियर है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी एक्सेप्ट कीजिए ये भी तो कोलिनियर है, ये भी तो संरेख है, क्योंकि दिशा समान है लेकिन परिमाण भी समान है, दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है, तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी संरेख है, ये भी संरेख है। लेकिन इसमें बोला गया है कि ई कह रहा है ना 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 ना, सिर्फ यही कोलिनियर है, ई कोई बात हुआ है कि नहीं। मतलब यह जो है कथन ये गलत बोल रहा है, ये सही कथन नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं बोल रहा है। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि उसको पकड़ो जो सही नहीं बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं बोल रहा है, इसी को पकड़िए। ठीक है, चलिए, तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने, आज का जो है जोर शोर ज़बरदस्त वाला क्लास हुआ, और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 11 से लेकर के 19 तक, यानी 10.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 10.2 के जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है 19 तक को जो है कंप्लीट किए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप कंसंट्रेटेड होकर के ज़रूर ध्यान दिए होंगे, ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।